नमस्कार दोस्तों, करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज फिर हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने बायोलॉजी के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो सीरीज़ का स्टार्टिंग हमने किया था, उसका पार्ट 9 लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। इससे पहले हमने 8 सीरीज़ आपके सामने मतलब आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है। ये नवी सीरीज़ हमारी है, मतलब कि पार्ट 9 है। तो इसमें भी इससे पहले जितने भी आपको अवेलेबल कराए गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, उसमें सब में आपका जो सीरीज़ था उसमें 50-50 क्वेश्चन थे। इसमें भी आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं वो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन है, आनुवंशिकी के जनक कौन वैज्ञानिक हैं। देखिए, वैज्ञानिक का नाम दिया गया है। इसमें पूछा गया आनुवंशिकी का जनक किसे कहा जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल को कौन नहीं जानता होगा, सब जानते हैं, आनुवंशिकी के जनक हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीन शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो जॉनसन नामक साइंटिस्ट ने किया था। जॉनसन ने जीन का सबसे पहले प्रयोग किया था। थर्ड है, वंशागति की इकाई है। तो वंशागति की जो इकाई है वो जीन ही है। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मेंडल ने किस पौधे पर संकड़ का प्रयोग किया। देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन कर दिया है। चिकन पी लिख दिया है, पिजन पी, गार्डन पी, जंगली मटर लिख दिया है। तो ज़्यादातर इसमें कंफ्यूज होकर लोग गलत लगा देते हैं। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइए। गार्डन पी हम उसको कहते हैं या स्वीट पी का नाम देते हैं, और बाकी मीठी मटर भी कह सकते हैं। आगे है पांचवा क्वेश्चन, देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन हमारा है कि बारबेरा मैक्लिंटोक किस पौधे पर कार्य के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए, बारबेरा मैक्लिंटोक ये एक मतलब कि वैज्ञानिक थे। इन्होंने किस पौधे पर कार्य किया था, तो ये पूछ रहा है। तो इसमें जो है ऑप्शन भी आपका सही है, मतलब कि मक्का पर इन्होंने कार्य किया था। छठे क्वेश्चन को देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, ग्रेगर मेंडल निम्न में से किसके प्रतिपादन हेतु प्रसिद्ध हैं। तो ग्रेगर जॉन मेंडल, अभी आपने देखा कि उनको आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है। तो आनुवंशिकता से ही संबंध रखेंगे, मीन्स आनुवंशिकता का सिद्धांत इन्होंने दिया था, और आनुवंशिकता का सिद्धांत देने के लिए प्रसिद्ध हैं ये। मेंडल ने जो प्रभाविता का नियम दिया था, और स्वतंत्र अभ्युहन का नियम दिया था, और पृथक्करण का नियम दिया था। ये इनके जो मेंडल के जो नियम हैं आनुवंशिकता के, ये बहुत ही फेमस हैं। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन पे। मेंडल ने मटर के पौधों का चयन क्यों किया था। तो देखिए, मेंडल ने जो मटर के पौधों का चयन किया, पहली बात तो ये सस्ता वस्ता तो नहीं, लेकिन ये आसानी से उपलब्ध हो जाते थे, इसीलिए इन्होंने इसका चयन किया था। 8वें क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 8वां क्वेश्चन, सॉरी, सस्ते में उपलब्ध, आसानी से उपलब्ध तो थे ही, इसके साथ इनमें विपर्यासी लक्षण, विपर्यासी मतलब कि विपरीत लक्षण मिलते थे, इसलिए इसमें ऑप्शन सी सही होगा। 8वें क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन, मोनो हाइब्रिड अनुपात। तो मोनो हाइब्रिड अनुपात जो होता है वो आप देखोगे 3:1 का होगा, बट इसमें 3:1 तो दिया नहीं है। ये ऑप्शन भी आपका जो 3:11 दिया हुआ है, ये 3:1 रहेगा। ऑप्शन भी आपका सही है। 8वें में ऑप्शन बी, ये टाइपिंग मिस हो गया था, सॉरी बोलते हैं इसके लिए। देखते हैं 9वां क्वेश्चन। 9वां क्वेश्चन है हमारा, जीन्स बने होते हैं। तो जीन्स जो बने होते हैं वो डीएनए के बने हुए होते हैं, मीन्स आपका ऑप्शन ए सही होगा इसमें। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन कह रहा है, सन 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए को संश्लेषित करने हेतु नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो 1959 में कृत्रिम रूप से डीएनए के संश्लेषण के जो नोबेल पुरस्कार मिला था, वो मिला था कोनबर्ग को। कोनबर्ग को नोबेल पुरस्कार मिला था। फिर है 11वां क्वेश्चन, स्वतंत्र अवयवों का अभिप्राय है। तो स्वतंत्र अवयवों का अभिप्राय है एक माता पिता के लक्षणों को पृथक होना। एक माता पिता के लक्षणों का पृथक होना, इसे हम स्वतंत्र अवयवन, मतलब कि अलग अलग हो जाते हैं ना, फ्री हो जाते हैं। 12वां क्वेश्चन है, खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया था।
तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना इनका पूरा नाम है। तो खुराना को सम्मानित किया गया था जीन संश्लेषण के लिए। जीन संश्लेषण के लिए इन्होंने कृत्रिम जीन का संश्लेषण किया था, तो उसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था और इसी के लिए इनको सम्मानित किया गया था। 13वां क्वेश्चन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, किसने किया था प्रयोगशाला में डीएनए का सर्वप्रथम संश्लेषण? तो डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने ही किया था। किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा गया? तो 14वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी मतलब आनुवंशिकी शब्द का जो प्रयोग किया वो बेटसन ने किया। मतलब 14वें में ऑप्शन सी आपका सही रहेगा। 15वां क्वेश्चन है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन होता है। तो आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम में होता है। इसमें 15वें में आपका ऑप्शन सी सही है। 16वें क्वेश्चन को देखते हैं, आनुवंशिकता शब्द किसने गढ़ा? तो आनुवंशिकता शब्द अभी से पहले भी आपने देखा वेटसन का नाम आया था, तो वेटसन ने सबसे पहले आनुवंशिकता शब्द दिया था। 17वां क्वेश्चन है, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? तो सेल मतलब कि कोशिका के लिए जो सेल शब्द का प्रयोग किया वो सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने प्रयोग किया था। 17 में आपका ऑप्शन सी सही है। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो जंतु कोशिका और वनस्पति कोशिका में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, मतलब कि कौन सी, अब चूंकि इसमें आपको ऑप्शन में देखना है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन सी चीज़ है जो जंतु कोशिका में पाई जाती है, वनस्पति कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो यहाँ पे सेंट्रियोल मतलब कि जिसे हम तारक केंद्र कहते हैं या तारक काय बोलते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं, वही चीज़ है। 19वें क्वेश्चन की बात करेंगे, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो हाँ, 19वां क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? मतलब कि अगर राइबोसोम नहीं है तो कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा? तो राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण। अगर कोशिका में कहने का मतलब है कि अगर कोशिका में आपका राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य नहीं हो पाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? आप देखिए, अब तक तो राइबोसोम का था, माइटोकॉन्ड्रिया अगर काम करना बंद कर दे तो माइटोकॉन्ड्रिया का मुख्य कार्य क्या होता है भैया? भोजन का ऑक्सीकरण होता है। वैसे तो शोषण मतलब कोशिकीय शोषण में भी पार्टिसिपेट करता है, लेकिन भोजन का ऑक्सीकरण करता है और ऊर्जा एनर्जी रिलीज करता है। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो भोजन का ऑक्सीकरण नहीं होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, कोशिका का ऊर्जा गृह, यहाँ पे ग्रह देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक बहुत हुआ है टाइपिंग में, इसको ध्यान दीजिएगा। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो 21 नंबर के क्वेश्चन में आपका है ऑप्शन सी, क्योंकि अभी मैंने बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो है ऊर्जा, कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा उत्पन्न होती है इसीलिए इसको हम कोशिका का ऊर्जा गृह भी कहते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? तो देखो जो ऑप्शन दिए गए हैं आपका, उनके अकॉर्डिंग जो सबसे बड़ा कोशिकांग है इसमें, मतलब कोशिका के अंदर जो पाया जाने वाला कोशिकांग होता है उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग जो है वो प्लास्टिड है। प्लास्टिड मतलब कि लवक, ये सबसे बड़ा कोशिकांग है। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? अब देखिए, प्रोटीन संश्लेषण की बात की जा रही है तो यहाँ पे देखो राइबोसोम तो दिया नहीं, अब क्या करेंगे हम? तो राइबोसोम दिया नहीं तो राइबोसोम जहाँ पे पाया जाता होगा वहीं पे होगा। तो जैसे राइबोसोम तो कोशिका में भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति में भी पाया जाता है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन हमारा सही होगा वो सही होगा ऑप्शन बी, मतलब ये कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति में क्या होगा कि प्रोटीन का संश्लेषण होगा।
24 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। कौन कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करेगी? तो कोशिका भित्ति जो होगी वो कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। इसमें ऑप्शन भी आपका सही रहेगा। 25 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। मतलब कोशिका द्रव में या जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं उसमें जो महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाएं होती हैं उनका जो घना जाल बना होता है वो क्या कहलाता है? तो इसमें जो सही आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मतलब कि अंतः प्रद्रव्यी जालिका उसको कहते हैं। मीन्स 25वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है। 26 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल। तो प्रोटीन संश्लेषण अभी आपने पढ़ा राइबोसोम में, तो राइबोसोम को ही प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कहते हैं। 27 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? मतलब कि पादप कोशिका में पाया जाएगा और जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें जो है कोशिका भित्ति भी नहीं पाया जाता है। मतलब कि कोशिका भित्ति जो है वो भी केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। लवक भी केवल पादप कोशिका में, रिक्तिका भी केवल पादप कोशिका में, मतलब ये सभी केवल पादप कोशिका में पाए जाते हैं। मीन्स 27वें क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है। ये सभी जो है पादप कोशिका में पाए जाते हैं। कौन कौन? कोशिका भित्ति, लवक और रिक्तिका। 28 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है। तो कोशिकीय श्वसन का जो सक्रिय स्थल है वो माइटोकांड्रिया है। अभी आपको बताया गया कि माइटोकांड्रिया जो होता है वो कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। 29 नंबर के क्वेश्चन में आवर्णीय लवक मुख्यतः पाए जाते हैं। तो आवर्णीय लवक जो होते हैं, आवर्णीय मतलब जो रंगहीन लवक होते हैं, कलरलेस होते हैं। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं आवर्णीय लवक की। तो आवर्णीय लवक जो पाए जाएंगे वो मुख्यतः जड़ों की कोशिकाओं में पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर के क्वेश्चन पे। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग। तो फूलों और बीजों को विभिन्न आकर्षक रंग जो प्रदान करता है वो कौन प्रदान करता है? तो इसमें आपका क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है कि वर्णीय लवक होता है। वर्णीय लवक का मतलब कि रंगीन लवक। तो जो रंगीन होगा वही दूसरे को रंग प्रदान कर सकता है। तो फूल और बीज को रंग प्रदान कौन करता है? क्रोमोप्लास्ट, मतलब कि वर्णीय लवक कह सकते हैं हम हिंदी में। पत्तियों को हरा रंग, ये तो आप जानते होंगे कि पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग जो प्रदान करेगा वो क्लोरोप्लास्ट। आपने क्लोरोफिल का भी नाम सुना होगा। तो क्लोरोप्लास्ट की वजह से पत्तियों का रंग जो है हरा होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट का ही प्रतिरूप होता है। 32 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो कोशिका की आत्महत्या की थैली जो होता है वो लाइसोसोम होता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम कभी कभी क्या होता है कि जिस कोशिका में रहते हैं ना उसी का पाचन करना शुरू कर देते हैं। मतलब जैसे कहते हैं कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो, तो वही कंडीशन इनकी होती है। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है लाइसोसोम में पाया जाने वाला एंजाइम जिसमें जीव द्रव्य को घुला देने या मिटा देने की क्षमता होती है। तो लाइसोसोम में ऐसा कौन सा एंजाइम होता है जो जीव द्रव्य को घुला देता है या मिटा देता है या पचा लेता है कह सकते हैं? तो इसमें जो एंजाइम पाया जाता है उसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। मीन्स लाइसोसोम में जो एंजाइम पाया जाता है वो होता है आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ठीक है, ये 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 नंबर के क्वेश्चन में आपका ऑप्शन डी सही है। 34 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि 80% से अधिक सेल में पाया जाने वाला पदार्थ है। 80% से अधिक मतलब किसी भी कोशिका में जो पदार्थ पाया जाता है 80% से ज़्यादा अमाउंट में कौन सा मटेरियल पाया जाता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में किसी भी कोशिका में जल ही पाया जाता है। तो 80% से अधिक क्या होता है? जल होता है। चलिए 35 नंबर के क्वेश्चन की बात करें। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर पाया जाता है?
मतलब कि कौन सी ऐसी चीज़ है, ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कौन सी ऐसी चीज़ है जो जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती और पादप कोशिका में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो जंतु कोशिका में और पादप कोशिका में एक बहुत बड़ा डिफरेंस उत्पन्न करती है। बाकी क्लोरोप्लास्ट भी है, ये भी नहीं पाया जाता है, लेकिन मुख्यतः जो अंतर देखने को मिलता है वो कोशिका भित्ति का ही देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य है। तो गोल्जी काय का प्रमुख कार्य, गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो गोल्जी काय जो होता है ना वो स्राव, इसका काम है सेक्रीशन का, मतलब बहुत सी चीज़ों का, बहुत से पदार्थों का स्राव करना, ये गालजी का। जैसे प्लांट से आपने देखा होगा कि पौधों से भी बहुत सारी चीज़ें स्रावित होती हैं। जैसे आपने देखा होगा लासा निकलता है पौधों से ना, तो ये सब जो स्रावित होने वाले पदार्थ हैं इनमें ज़्यादातर जो रोल होता है वो गालजी बॉडी का होता है या गालजी कॉम्प्लेक्स का होता है। आगे चलते हैं हम 37 नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो डीएनए जो रखता है वो आपका केंद्रीय भाग रखता है, ठीक है। तो क्योंकि उसी में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो ये अब जैसे यहाँ पे ऑप्शन में देखना है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का, लाइसोसोम, इन तीनों में तो नहीं रहता है, और सेंट्रियोल जो रहता है इसमें पाया जाता है। तो सेंट्रियोल में डीएनए पाया जाता है। 38 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा प्रोग्राम्ड जिसे कहते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण जो होता है वो एपोप्टोसिस कहलाता है, एपोप्टोसिस। 39 नंबर का क्वेश्चन है कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? मतलब ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा अंगक है, कौन सा कोशिकांग है जो जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? तो जंतु कोशिका में प्लास्टिड नहीं उपस्थित होता है, मतलब लोग जैसे वर्डी लवक, अवर्डी लवक, हरित लवक ना, ये चीज़ें नहीं उपस्थित होती हैं जंतु कोशिका में। ये किस में उपस्थित होती हैं? पादप कोशिका में उपस्थित होती हैं। लाइसोसोम का कार्य पूछ रहा है, तो लाइसोसोम का जो कार्य होता है वो अंतःकोशिकीय पाचन का होता है। ऐसा अभी आपको बताया गया ना कि जिस कोशिका में रहते हैं उसी का पाचन करना शुरू कर देते हैं। वैसे तो इनका जो मेन काम होता है वो कोशिका में जो टूट फूट होती है या जो कोशिकांग नष्ट हो जाते हैं उनका पाचन करना होता है। तो ये अंतःकोशिकीय पाचन का काम करते हैं। कौन करता है? लाइसोसोम। 41 नंबर का क्वेश्चन है कोशिका भित्ति होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो कैसी होती है? पारगम्य होती है, पारगम्य। 41 नंबर में आपका ऑप्शन ए सही है। कोशिका झिल्ली जो होती है, या नहीं सॉरी, कोशिका झिल्ली नहीं, कोशिका भित्ति की बात की जा रही है। कोशिका झिल्ली तो अर्ध पारगम्य कह सकते हैं, लेकिन कोशिका भित्ति जो होती है वो पारगम्य होती है। आगे चलेंगे हम 42वें नंबर के क्वेश्चन पे। 42वां नंबर कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो अनुपस्थित होता है वो जीवाणु में अनुपस्थित होता है। तो यहाँ पे 42वें क्वेश्चन में सही आपका ऑप्शन सी। 43 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, ये किसका कथन है? तो हक्सले एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का आधार, भौतिक आधार है। मतलब अगर जीव द्रव्य नहीं है तो जीवन भी संभव नहीं है। 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलय क्या कहलाता है? आप देखते होंगे उंगली के आकार की संरचना है माइटोकॉन्ड्रिया, जिससे माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली ये कुछ इस तरह का होता है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसके अंदर जो उंगली के समान संरचनाएं ये दिख रही हैं, इनको क्रिस्टी बोलते हैं, ठीक है। ये भीतरी वलय की बात कर रहा है, तो ये क्रिस्टी कहलाते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन, न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? न्यूक्लियस की खोज मतलब कि हम कह सकते हैं कि केंद्रक की खोज। तो केंद्रक की खोज जो की थी वो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी, और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने। आप जानते हैं इसमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, लेकिन इसको आप क्लियरली एकदम
समझ लीजिए कि कोशिका की खोज जो गई थी रॉबर्ट हुक ने की थी और केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। तो उसी केंद्रक को न्यूक्लियस इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश वर्ड से पूछा गया है ये। 46 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कोशिका के क्रियात्मक गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं भैया? तो केंद्रक द्वारा। केंद्रक जो होता है ये सभी पर नियंत्रण रखता है, मतलब कि कोशिका में होने वाली जितनी भी क्रियाएं हैं सब पर नियंत्रण करने का काम केंद्रक का होता है। 47 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज की। तो अंतः प्रद्रव्य जालिका की खोज के.आर. पोर्टर ने की थी, पोर्टर ने की थी। 48 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? मतलब कि वास्तविक केंद्र का मतलब कि केंद्रक, केंद्रक से संबंध है, तो वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? मतलब ट्रू न्यूक्लियस। ये जीवाणु दिया गया है, विषाणु दिया गया है, कवक है और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ही आपका जीवाणु, जीवाणु में ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। 49 नंबर का क्वेश्चन के सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र पाए जाते हैं किसमें? गन्ना में, आलू में, मनुष्य में या ऑफियोग्लासिस में? तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसमें जो सर्वाधिक संख्या में गुणसूत्र मतलब कि ऐसा कौन सा प्लांट या एनिमल है जिसमें सबसे ज़्यादा गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो सबसे ज़्यादा क्रोमोसोम जो होते हैं वो ऑफियोग्लासिस में पाए जाते हैं, ऑफियोग्लासिस में। आगे चलते हैं हम 50 नंबर और अंतिम क्वेश्चन पे। कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र जो स्थित है वो हैदराबाद में स्थित है। इसी के साथ आपका जो ये बायोलॉजी का पार्ट 9 का जो 50 क्वेश्चन था, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन थे, ये आपके ख़त्म होते हैं। आगे हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सीरीज़ में, तब तक के लिए थैंक यू।